हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट डिजीज की। तो अभी नेक्स्ट डिजीज है हमारा, पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। ठीक है, तो अब हमारी आ जाती है इसके अंदर मीजल रुबेला। तो रुबेला जो होती है, मीजल को ही रुबेला बोला जाता है। दो टाइप का होता है ये मीजल। एक जर्मन मीजल होता है, सिंपल मीजल होता है। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया, ये जो मीजल होता है ये हमारी बचपन की बीमारी होती है, बच्चों के अंदर बचपन में आती है बीमारी, और हाईली इन्फेक्शन डिजीज ये हमारी पाई जाती है, और कारण इसका होता है वायरस। ठीक है, तो ये भी हमारा वायरस के कारण ही होने वाली बीमारी होती है, और इसकी विशेषताएं होती है, फीवर आता है, इसमें कफ यानी कि खांसी वगैरह बहुत आएगी, सीजनिंग, छींके वगैरह आना, और नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बहना, और फॉलो द टिपिकल रेसेस भी इसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं, दाने जो है वो भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसमें देखा जाए, तो मीजल जो होता है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो दूर दूर तक ये हमारा फैला हुआ हमारा होता है, और अनवैक्सीनेटेड कम्युनिटीज में मीजल इज द एंडेमिक एंड एपेंडेमिक occurring एवरी 2 of 5 year। तो हर 2 से 5 साल में एंडेमिक और पेंडेमिक के रूप में ये हमारा आ जाता है उन एरियो के अंदर जो कम्युनिटीज, जो एरिया जो होते हैं अनवैक्सीनेटेड होते हैं, जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है मीजल का, तो वहाँ पर ये केस जो है ज्यादा मात्रा में आते रहते हैं। और एपेंडेमिक जो हमारी होती है, पेंडेमिक ऑफ मीजल आर कॉमन इन इंडिया। तो ये हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही कॉमन बीमारी मानी जाती है सर्दियों में, और जो स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु होती है, यानी कि जनवरी से अप्रैल तक हमारे मीजल के केस जो है वो ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। तो इसमें जो है वैक्सीनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मीजल के अंदर। तो एंडेमिक और पेंडेमिक है तो इसका मतलब वैक्सीनेशन मस्ट हो जाता है, कराना, तभी बचा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें एपेंडेमियोलॉजिकल फैक्टर अगर हम देखते हैं, तो इसमें फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसमें आ जाता है एजेंट। तो एजेंट क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव एजेंट होगा वायरस। तो भाई कारण क्या फैलने का, कोज क्या है, सबसे पहले वायरस ही इसका कोज है। और सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन में कौन सा आ जाता है, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, मीजल ही सोर्स होता है इसका फैलने का, एक को खसरा है दूसरे को भी हो जाएगा। और वही इनफेक्टिव पीरियड्स कौन सा हो जाता है, मीजल इन्फेक्शन के अंदर 4 दिन के पहले मीजल से, और 5 दिन बाद तक की जो होता है उसमें रेसिस में रहते हैं, और हाईली इन्फेक्शन होता है ड्यू टू फर्स्ट फ्यू डेज, जो पहले के जो कुछ दिन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन इसमें, और बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। एज होती है मीजल में, प्राइमरी डिजीज है ये हमारी, यानी कि बचपन में होने वाली बीमारी है, बिफोर द रिच ऑफ द स्कूल एज। और स्कूल एज में भी से पहले हमारी ये होने वाली बीमारी, इन्फेंट के अंदर यूजुअली स्पेशल इन्फेक्शन होता है हमारा 9 मंथ से पहले, क्योंकि जो पैसिव हमारी प्रोटेक्शन होती है मैटरनल एंटीबॉडीज के द्वारा, जो पैसिव इम्यूनिटी जो हमारी होती है बच्चे के अंदर जो माँ से आती है, तो ऑलमोस्ट तो इस प्रकार से वो हमारे 9 महीने तक वो प्रोटेक्शन करती है बच्चे की मीजल से। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट आर इम्यून, और इसमें जो ऑलमोस्ट जितने भी अडल्ट होते हैं उसमें इम्यून होता है। तो एज हमारी क्या होगी मीजल की, बचपन की ही एज होगी है, तो इसमें क्या होता है 9 महीने तक तो मदर की जो इम्यूनिटी होती है वो इसमें कर सकती है प्रोटेक्शन से, उसके बाद तो फिर ये हो ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आगे इसमें देखते हैं, इसमें सेक्स ये लड़का लड़की किसी को भी हो सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बोथ ऑफ सेक्स आर अफेक्टेड। इम्यूनिटी सिस्टम अटैक में क्या होगा, अटैक ऑफ मीजल गिव द इम्यूनिटी फॉर लाइफ। और इसमें जो मीजल का जो अटैक होता है वो जीवन भर तक इम्यूनिटी लाइफ में, लाइफ टाइम तक की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा हमारी रहती है। और न्यूट्रिशन बेस पर अगर हम देखें मीजल को, तो इसमें वेरी सीवियर जो हमारे माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा हो जाता है। एक्सपर्ट मीजल्स वायरस ऑफ द लॉन्गर पीरियड से, और देन द बेटर नरिश्ड चिल्ड्रन, ये इसमें दिखाया गया है कि इसमें जो बच्चे अच्छे नरिश्ड बच्चे होते हैं, जिनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, उनकी बजाय जिन बच्चों को कम न्यूट्रिशन मिलता है उनमें ज्यादा हो जाता है। बट इवन द हेल्थी चाइल्ड, अगर हेल्थी चाइल्ड को भी मीजल हो जाता है, अटैक हो जाता है सीवियर मीजल, तो उसमें भी फॉल ओवर द वेट लॉस, तो उस बच्चे का भी वेट जो है बहुत कम हो जाता है। न्यूट्रिशन उसका कंप्लीट था, लेकिन उसको अगर मीजल हो जाता है, खसरा हो जाता है, तो उसका वेट जो है कम हो जाता है। तो इसमें प्रिडिक्टिंग द चाइल्ड इनटू द माल न्यूट्रिशन, तो इसमें जो प्रिडिक्ट किया जाता है, इसमें बच्चे का जो है माल न्यूट्रिशन जो होता है वो भी एक रीजन बन सकता है मीजल का। तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम ट्रांसमिशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका फैलने का। भाई जो ये मीजल जो फैलता है ना, इसका मोड ऑफ ये जो स्प्रेड होता है ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली फैलता है थ्रू द ड्रोपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ड्रोपलेट इन्फेक्शन ही बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है, देख रहे हो हर बात में ड्रोपलेट इन्फेक्शन आ जाता है। सीजनिंग, खांसना, छींकना, बातें करना या किस करना, तो ये रीजन रहता है इसका फैलने का। ठीक है, स्प्रेड मीन्स ऑफ द आर्टिकल सच ऑफ द कप, स्पून, और रिसेंटली कॉन्टामिनेटेड बाय द पेशेंट। तो पेशेंट के द्वारा अगर कोई चाय का कप है, या कोई चम्मच है, या कोई और आर्टिकल उसने छुआ है, ठीक है, या पेन और पेंसिल मुंह में लिया है बच्चे ने, या कोई टॉयज है, या कोई किसी भी तरीके की जो दूसरी चीज आई है, तो उसके द्वारा ये बहुत ही जल्दी ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन पीरियड में 10 से 14 दिन तो इसमें लगते ही लग रहे हैं। इसका जो खसरे का पीरियड है 15 दिन का मान करके हम चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भाई इसमें हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कि मीजल जो है वो डेडली डिजीज है।
ठीक है, लाइफ थ्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी ये होती है पर्टिकुलरली। तो बच्चों के अंदर ये मालन्यूट्रिशन की वजह से, मालन्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी किस-किस चीज़ की होगी, प्रोटीन की, कैलोरी की, विटामिन्स की या रेटिनॉल्स की, इन सभी चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर कमी है और मालन्यूट्रिशन है, तो ये भई बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाता है मीज़ल में एसोसिएट विद द, तो इसमें क्या-क्या एसोसिएट हो जाएगा जिसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, डायरिया बच्चे को दस्त लगना, निमोनिया हो जाना या अदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, सांस लेने में या कुछ और दिक्कत हो जाए, तो और ओटिक मीडिया जैसी बीमारी अगर हो जाती है तो और भी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। निमोनिया मस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशंस, तो निमोनिया तो अपने आप में ही जानलेवा बीमारी होती है। तो सम डेथ ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, यानी कि इसमें एनकेपेलिटीज जो हमारी होती है उसकी वजह से, यानी कि ब्रेन के अंदर होने वाली जो सूजन होती है उसकी वजह से बहुत डेथ होती है। और इसमें द प्रिवेंशन ऑफ मीजल बाय द वैक्सीनेशन इज देयर फॉर इम्पेरेटिव, तो इसमें जो रोकथाम होती है हमारे मीजल की वो कम्प्लीटली हमारा जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण होता है वही उसको बचा सकता है, तो टीकाकरण करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा क्या-क्या है, मॉल न्यूट्रिशन के साथ-साथ जो बीमारियाँ हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मीजल में क्या रखेंगे हम, तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ मीजल में आ जाता है इसमें, तो इसमें गाइडलाइन दी जाती है जो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइन क्या है, सबसे पहले अचीव क्या करना, भाई इम्यूनाइजेशन का जो रेट है ना वो 95% होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन जो होता है, जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन जो होता है वो कम्प्लीटली लगवाना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। ऑन गोइंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मीजल थ्रू द सक्सेसिव जनरेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो हमारा जो ये टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन कराया जाता है ये मीजल का कराना चाहिए और सक्सेसिव जो हमारी जनरेशन चिल्ड्रन होते हैं उनको जरूर लगवाना चाहिए। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो बच्चे आते हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी के बाद और पहले की जो चीज़ें होती हैं, तो जनरेशन का तो पता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे आते हैं तो उनको इम्यूनाइजेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मीजल का टीका ज़रूरी होता है और इसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है मेन। तो इसमें बहुत ही क्लियर दिया गया है हमारा कंट्रोल के बारे में, तो कंट्रोल किस तरीके से करेंगे आप इसको। तो मीजल को कंट्रोल करने के लिए यूजुअल कंट्रोल मेजर आपने जरूर अपनाने हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जिस भी बच्चे को मीजल की प्रॉब्लम है यानी कि खसरे की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले आइसोलेट करेंगे इसको। आइसोलेशन द चिल्ड्रन ऑफ सून एंड द साइन मीजल ऑफ द एविडेंट, तो सबसे पहले जब उसमें साइन देखते हैं आपके बच्चे को मीजल या खसरा हो सकता है तो उस बच्चे को आइसोलेट करेंगे, अकेले में रखेंगे। प्रोटेक्शंस करेंगे बच्चे की आईज की, कि आईज के सामने किसी भी तरीके की लाइट ऑफ ग्लैंस यानी कि किसी भी तरीके की चकाचौंध लाइट या इस तरीके की जो रिफ्लेक्शन वाली चीजें हैं वो बच्चे तक ना पहुंचे। ठीक है, डिसइंफेक्शन करें, नोज एंड थ्रोट डिस्चार्ज हो रहा है उसको तो उससे रिलेटेड जो भी उसके पास सामान है, कपड़े हैं, कुछ भी है, उसको डिसइंफेक्ट करते रहेंगे, साफ सफाई उसके अंदर पास रखेंगे। नेक्स्ट इसमें इम्यूनाइजेशन नो सस्पेक्टेबल चिल्ड्रन, तो जो भी बच्चे हैं उनको चाहे उनको खतरा है, अन्य बच्चों को तो सभी को इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए और ऐसे बच्चे को तो स्पेशली जो है वो टीकाकरण जो है जरूर करना चाहिए। टीकाकरण होगा तो उसका और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका भी बचाव हो पाएगा। तो ये है मीजल को कंट्रोल करने के कुछ साधारण से तथ्य। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो ये आ जाता है हमारा जर्मन मीजल। तो ये जर्मन मीजल हमारा रूबेला एक तो होता है सिंपल मीजल, ये हमारा जर्मन मीजल होता है। ये किस टाइप का मीजल होता है, ये जो मीजल होता है ये वायरस इन्फेक्शन है ये भी। ठीक है, वायरस के द्वारा ये हमारा फैलता है और प्राइमरी ये भी बच्चों के अंदर ही होता है ये। और इसमें क्लिनिकली अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, इसकी विशेषताएं देखे जाए तो इसमें जो माइल्ड प्रोड्रोमल सिम्टम्स हमारे दिखाई देते हैं, टिपिकल चीजें हमारी दिखाई देती हैं। तो इसमें जो डिजीज होती है ये वर्ल्ड वाइड डिजीज है हमारी। तो प्रोमोड्रोमस यानी कि हल्का फुल्का बुखार, हल्के फुल्के सिम्टम जो है वो इसके अंदर दिखाई देते हैं और ये बीमारी वर्ल्ड वाइड तो है ही हमारी। और इसमें माइल्डेस्ट जो हमारे एरिपेटिस फीवर इसमें होता है, यानी कि हल्का फुल्का जो फीवर हम बोलते हैं वो इसके अंदर हो जाता है। एपिडेमोलॉजी फैक्टर के अंदर इसमें देखेंगे एजेंट क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट, तो इसका टोगा वायरस होता है। ये जो वायरस है इसका नाम टोगा वायरस होता है, जिसकी वजह से जर्मन मीजल हमारा होता है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारा क्या हो जाता है इसमें, केस ऑफ जर्मन मीजल, तो जर्मन मीजल होता है वो खुद ही अपने आप में एक सोर्सेज है इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, इसमें इन्फेक्टिव मैटरनल दे रखा है हमारा सबसे पहले नोज एंड थ्रोट सेक्रेशंस। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल है, इन्फेक्टिव मटेरियल है, यानी कि ये वो चीजें हैं, नाक और थ्रोट का सेक्रेशंस वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन्फेक्शन को फैलाती हैं। ठीक है, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अगर हम देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या हो जाता है, मेनली स्प्रेड ऑफ द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो मेनली ये हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। कॉन्जिनेंटल ट्रांसमिशन में भी द रिजल्ट ऑफ द फोनेंटल इन्फेक्शन रिजल्टिंग द बर्थ डिफेक्ट, तो इसमें कॉन्जिनेंटल में क्या हो जाता है, कॉन्जिनेंटल जैसे कि जन्मजात ट्रांसमिशन इसका होता है, माँ के अगर माँ को प्रॉब्लम है तो बच्चे को अगर हो जाता है, मीजल के जो चीजें हैं उसके अंदर आ जाती है, मटेरियल उसके अंदर आता है, तो उसमें क्या हो जाता है, बच्चे का जो फॉर्मेशंस वर्क होता है उसमें डिफेक्ट आ सकता है, बच्चे को जो है फिजिकल अबनॉर्मेलिटी के साथ बच्चा पैदा हो सकता है अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन कॉन्जिनेंटल में होता है। एक्टिवेशन पीरियड के अंदर हमारा आता है 2 से 3 हफ्ते ये चलता है, तो ये इसका समय सीमा रहती है, इतने टाइम में ये रहता ही रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, जो हमारा ये मीजल होता है जर्मन मीजल, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, तो सबको पता है इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रूबेला इज द पॉसिबल विद द लाइफ of the attenuated vaccinations as the single antigen or the combined measles, mumps and rubella, तो भी सबसे पहले इसमें इम्यूनाइजेशन होता है जो रूबेला के खिलाफ
जो है पॉसिबिलिटी होती है कि भी ये इम्यूनाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन किया जाएगा तो ये हमारा एंटीजन जो है ये हमारी इन बीमारियों से बचा लेगा। तो एमएमआर जो वैक्सीन लगाया जाता है, तो एमएमआर जो होता है मीजल, मुम्पस एंड रूबेला, ये तीन बीमारियों के लिए हमारा लगाया जाता है। इन्फेंट अंडर 1 ईयर शुड नॉट वैक्सीनेटेड ड्यू टू द पॉसिबल ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द प्रेजेंटिंग रूबेला एंटीबॉडीज। तो इसमें जो इन्फेंटेड हो, जो हमारे इन्फेंट होते हैं यानी कि बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं अंडर द 1 ईयर, तो जो 1 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनको ये वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाता है क्योंकि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है तो उसमें इंटरफेयर वो कर सकते हैं। तो 1 साल से कम बच्चे को एमएमआर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा किसको नहीं लगाया जाता है, ये प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट रिसीव रूबेला वैक्सीनेशन। तो रूबेला का जो वैक्सीनेशन होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज को भी नहीं लगाया जाता है। pregnancy and the likelihood of the pregnancy during the period from the 2 months before and the until 2 months after vaccinations of the absence of the contradiction टू द वैक्सीनेशन। तो इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो प्रेगनेंसी अगर उसको है तो उसे 2 महीने पहले 2 महीने बाद तक का जो पीरियड होता है उसमें रूबेला इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, इंजेक्शन इन द सेंस कि वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाता है। तो इसमें देख लेना 1 साल से कम के बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उसको तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है, उसे 2 महीने पहले 2 महीने बाद तक का जो समय होता है उसमें भी रूबेला इंजेक्शन नहीं लिया जाता है। और ये मीजल, मुम्पस और रूबेला 3 बीमारियों का एक इलाज होता है, तो ये एक रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अदर जो हमारी चीजें हो जाती है, अदर एज के जो होते हैं उनको सभी को लगाया जा सकता है। अपर एज है, एडल्ट में है जो, उन सभी को अगर मीजल प्रॉब्लम है या जर्मन मीजल प्रॉब्लम है तो उनको ये जो वैक्सीनेशन है वो दिया जा सकता है। तो भाई ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिसमें मीजल और जर्मन मीजल की जो सारी की सारी चीजें हैं वो कम्प्लीटली डिफाइन हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।